अगर आप सोशल मीडिया पर इन दिनों एक्टिव हैं, पिछले कम से कम अगर 5-6 दिनों से एक्टिव हैं, तो आपको एक बड़े मुहिम के बारे में तो पता ही होगा। ये मुहिम एक मज़ाक से शुरू हुई, एक मीम से शुरू हुई और अब एक पार्टी का रूप अख्तियार कर चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉकरोच जनता पार्टी की। आपने भारतीय जनता पार्टी को तो सुना ही होगा, उसका नाम जानते ही हैं, लेकिन अब है सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। भले ही आपको ये मजाक लगे, लेकिन अब ये मजाक गंभीरता की ओर बढ़ने लगा है। और अगर आप ये जानेंगे कि इनके फॉलोअर्स की संख्या बीजेपी से लगभग दोगुनी हो चुकी है। जी हाँ, एक ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उससे ज्यादा फॉलोअर्स अब कॉकरोच जनता पार्टी के हैं। और इसको लेकर के अब सियासी दांवपेच, सियासी उठापटक भी शुरू हो चुकी है। जो विपक्ष है वो मानता है कि ये सीजेपी उनके साथ है और सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अब सीजेपी को आगे किया जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी को आगे किया जा रहा है। और इसको लेकर के खासतौर से अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में भी एक द्वंद्व छिड़ा हुआ है, द्वंद्व आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू सबके बीच में। तो क्या है पूरा माजरा, सब कुछ जानेंगे आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक गौर जी। स्वागत है दीपक जी। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो जिस तरीके से एक मजाक, इसे मजाक ही कहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह लें उनको, सूर्यकांत ने जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि भाई आज का जो युवा, बेरोजगार युवा है, जो पत्रकार है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो सब कॉकरोच की तरह फैल रहे हैं समाज में। और ये उनका बयान इतना वायरल होता है कि रातों रात तैयार हो जाती है एक पार्टी। भले ही ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये इंस्टाग्राम पर बनाई गई पार्टी है, सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी। जब इसकी लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी, सरकार को ऐसा लगा कि ये एक भद्दा मजाक है उनके ऊपर, तो उसने उसके एक्स हैंडल को बैन कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन इंस्टाग्राम पर लोकप्रियता के रोज रिकॉर्ड बना रही है ये सीजेपी। तो आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके बहाने क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है, दीपक जी बताएं। जी देखिए सुरजीत जी, मुद्दा सही में बड़ा है और बहुत ही ये गंभीर विषय है। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो शुरुआत एक बयान से हुई। देखिए, जिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बात की जा रही है, उन्होंने अपने पूर्व के बयान पर आज सुबह एक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, किस मामले में क्या कहा गया और उसको किस तरीके से कहा गया। आपने भी बात कही कि एक युवा वर्ग है जो मीडिया में है, सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने कहा कि मीडिया युवाओं का एक वर्ग है जो शायद कहीं कुछ पाता नहीं, उसमें से कुछ मीडिया में चले गए, कुछ एक्टिविस्ट हैं जो न्यायपालिका पर लगातार हमला करते हैं। और उन्होंने अपनी जो मूल रूप से जो बयान दिया था वो एक केस के संदर्भ में कहा था, जिसमें उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि जो वकालत का फर्जी डिग्री के आधार पर जो वकालत कर रहे हैं लोग, उन लोगों के लिए कहा था कि ये कॉकरोच की तरह है जो फर्जी तरीके से फर्जी डिग्रियों के आधार पर वकालत भी कर रहे हैं। तो वहां से वो कॉकरोच का वर्ड शुरू हुआ। उन्होंने किस संदर्भ में कहा था ये स्पेसिफिक है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के लिए कहा था जो झूठे दस्तावेजों के आधार पर आगे अपनी नौकरियां पा रहे थे या जो वकालत कर रहे थे फर्जी डिग्री के आधार पर। तो वहां से ये बात शुरू हुई। लेकिन इस वर्ड को, कॉकरोच को कैरी किया, किसने कैरी किया ये आप अगर गंभीरता से इसको देखें, और मैं अपनी दर्शकों को भी ये बताना चाहूंगा कि देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को शुरू करने वाले आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया के एक उनकी टीम के एक साथी हैं, अभिजीत दीपके। ये उन्होंने ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया। उन्होंने केवल ये प्लेटफॉर्म ही तैयार नहीं किया है, इस प्लेटफॉर्म के बाद उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो तक भी बनाया कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वाली बात तक कह दी कि जी अब जो जज और अधिकारी हैं
जो भारत सरकार के क्या कहते हैं सेवानिवृत्त जज होंगे और अधिकारी होंगे, उन्हें किसी भी दूसरे सरकारी पद पे ना भेजा जाए, उनको किसी भी राज्यसभा लोकसभा में एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें जब शुरू हुई, इस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया कि पूरा जेनजी उसको ये कॉकरोच कहा गया है। और इस तरह की जब बातें प्रसारित हुई तो एक सेंटिमेंट सोशल मीडिया पर, क्योंकि देखिए भारत 140 करोड़ देशवासियों का मतलब देश है, और यहां ये अभी युवा देश है, और इस देश में सोशल मीडिया अभी उस पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध ऐसा नहीं है। बहुत छोटे बच्चे से लेके और एक उम्रदराज आदमी तक वो ओपन है सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट खोलने के लिए। जब इस पर सोशल मीडिया पर ये बातें प्रसारित हुई तो वो कॉकरोच जनता पार्टी एक इतना अपीलिंग वर्ड हुआ कि जो समाज की, सरकार की बुराइयों के खिलाफ ये एक पार्टी बन रही है। लेकिन साथ साथ ये भी बता देना जरूरी होगा कि ये कोई असल की अभी एक राजनीतिक पार्टी नहीं बनी है, ये एक्चुअली में एक डिजिटल आंदोलन इंस्टाग्राम पर खड़ा हुआ है। और उसके जो फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स की संख्या सही में देखी जाएगी तो वो सही में चिंताजनक भी है, सरकार के लिए भी चिंताजनक है। अब ये सरकार के लिए चिंताजनक क्यों है? सरकार के लिए चिंताजनक इसलिए है क्योंकि पिछले साल ही एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट जो सामने आई थी, उसमें यह बात सामने आई थी कि एक साल के भीतर 70 देशों में 128 आंदोलन हुए जिनका नेतृत्व युवाओं ने किया। और ये सारा जो बड़े आंदोलन थे, मतलब ह्यूज आंदोलन जितने रहे, वो सारे के सारे सोशल मीडिया से शुरू। हम बहुत दूर के देशों की बात नहीं करते, हम कीनिया के दूर देशों की बातें नहीं करते, हम अपने पड़ोसी देशों की बात करते हैं, हम नेपाल की बात करते हैं, हम बांग्लादेश की बात करते हैं, जिनकी सीमाएं हमसे लगी हुई है, और जहां जब इनका बांग्लादेश और नेपाल में ये आंदोलन, युवाओं के आंदोलन चल रहे थे, तो उससे प्रभावित कहीं ना कहीं श्रीलंका को भी जोड़ा जा सकता है इसमें। हाँ, इसमें श्रीलंका को भी जोड़ा जा सकता है। पूर्व में श्रीलंका भी थी। अब देखिए, ये इंटेल लगातार आ रहे हैं कि भारत में भी कुछ ताकतें, पूर्व में ऐसा कहा जाता था कि विदेशी ताकतों का हाथ है जब आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये विदेशी ताकतें जो हैं ये शांत हो गई हैं। लेकिन एक बार फिर से ये ताकतें जो हैं ये भारत को अस्थिर करने के लिए इस बार युवाओं पर दांव खेल रही हैं। देखिए, बिल्कुल सामने साफ आया अभी पिछले दिनों, जो श्रमिकों का एक आंदोलन नोएडा में खड़ा हुआ, देहरादून में खड़ा हुआ, देश के और कई कोनों में खड़ा हुआ, उस सब के पीछे एक बड़ी साजिश का पूरा पर्दाफाश हुआ है। और ये साजिश जो है, ये जो साजिश है, ये सुनियोजित साजिश जो है, इसके पीछे फंडिंग भी है, इसके पीछे रणनीति भी है, इसके पीछे प्लान भी है, और इसके पीछे बहुत सारी एक मास्टर प्लान बनाकर ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है ये भी उसी साजिश का एक हिस्सा है, लेकिन ओवर द पीरियड में देखिएगा, बातें आने लगी हैं कि कौन किस पार्टी का था, किसने क्या करा, कांग्रेस का इसमें क्या है, आम आदमी पार्टी का इसमें क्या है, बात शुरू हो गई है। और इस कॉकरोच जनता पार्टी की हम चर्चा क्योंकि आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि युवाओं के सेंटीमेंट समझने का एक माध्यम मिल गया है। संजय थरूर ने बहुत अच्छी बात कही, आप संजय थरूर जी का जरा बयान सुनिएगा। उन्होंने कहा अगर विपक्षी दलों को सेंटीमेंट समझना है, देश का सेंटीमेंट समझना है, तो कांग्रेस जनता पार्टी को मिल रहे समर्थन से सेंटीमेंट समझिए। देश की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि देश की राजनीति देश निर्माण से ना होकर स्वयं निर्माण पर आधारित हो गई है। हर सियासी दल अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को बचाने के लिए इस पर काम कर रहा है। आम आदमी की समस्या सुनने के लिए ना तो पूर्व में कोई सरकारें थी और ना ही आज कोई सरकार नजर आती है। कुछ सरकारें प्रो हैं, कुछ सरकारें प्रो नजर भी आती हैं, लेकिन उनके आगे भी कुछ ना कुछ बॉटलनेक्स खड़े कर दिए जाते हैं। तो देखिए, बिल्कुल हाँ, है ना, तो हमारा कहना यह कॉकरोच पार्टी। जी बोलिए। हाँ जी, बताइए। हाँ देखिए, अब होता क्या है कि जो आंदोलन है, इस बार भी इसे आंदोलन की तरह से देखा जा रहा है कि भाई युवाओं का आक्रोश है, युवाओं का आक्रोश ये कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में फूट रहा है। भाई एक ऐसा व्यक्ति जो बोस्टन में बैठा हुआ है, वहां से सारी चीजें संचालित कर रहा है, वहां से ये एक इंस्टाग्राम पे एक फितूर छोड़ा जाता है, पार्टी बना ली जाती है। अगर हम वाकई व्यवस्था परिवर्तन करने वाले आंदोलनों की बात करें, अगर हम जेपी आंदोलन की बात करें, हम बाद के दिनों में भी कई आंदोलन हुए, चाहे हम जब भी व्यवस्था बहुत जमती है, जब जेपी आंदोलन ने व्यवस्था को उखाड़ना शुरू किया, इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ना शुरू किया, वहां से शुरुआत होती है और वहां से निकल करके आते हैं कई बड़े राजनेता।
अगर हम केवल बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान सब उसी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। उसके बाद जब कांग्रेस जड़ फैलाना शुरू करती है, तो उस वक्त शुरू होता है अन्ना आंदोलन। वहां से निकल करके कई नेता आते हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल बड़ा चेहरा, सिसोदिया बड़ा चेहरा, मनीष सिसोदिया की बात में कर रहा हूं, किरण बेदी बड़ा चेहरा, ये सारे निकल करके आते हैं। फिर होता है कि किसान आंदोलन शुरू होता है, जब कृषि कानून लाए जाते हैं तो फिर किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, और वहां से निकल करके कई लोग सामने आते हैं। राकेश टिकैत से लेकर के सब जो किसान नेता हैं वो निकल करके आते हैं, और पंजाब में सत्ता परिवर्तन तक हो जाता है। तो जब भी आंदोलन, बड़े आंदोलन हुए, व्यवस्था में बदलने की बात आई, बड़ी चीजें निकल करके आई, बड़े बदलाव हुए, बड़े बड़े नेता आए, लेकिन अब सारा मामला डिजिटल होता जा रहा है। कई बार तो मीम्स में यह भी कहा गया है कि अगर ये व्हाट्सएप और डिजिटल की दुनिया उस वक्त होती जब देश हमारा गुलाम हुआ करता था, तो लोग व्हाट्सएप पर लिख करके आगे बढ़ा देते कि भैया इस मैसेज को इतनी जगह तक फॉरवर्ड करो, इतना शेयर करो कि अंग्रेज खुद देश छोड़ करके जाने को तैयार हो जाएं। यानी कि सब कुछ घर बैठ करके एसी का आनंद लेते हुए हर चीज डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आगे लाना है, सारा बदलाव यहीं पे कर लेना है। खासतौर से जो जेन जी की बात आप कह रहे थे, अलग अलग जगहों पर आंदोलन हुआ, तो आंदोलन में एक बड़ा हथियार ये सोशल मीडिया रहा। हर आंदोलन में, चाहे वो श्रीलंका का आंदोलन हो, चाहे बांग्लादेश का आंदोलन हो, चाहे श्रीलंका आंदोलन, बांग्लादेश आंदोलन, नेपाल आंदोलन, सब जगह सोशल मीडिया ने एक बड़ी भूमिका बताई, और सबके पीछे एक बड़ी सॉरी सॉरी हाँ जी जी, बीच में एक बात करूंगा। सोशल मीडिया बहुत इंपैक्टफुल रहा और पावरफुल रहा, लेकिन आप देखेंगे वो ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। अगर आप नेपाल की ही बात करें, अगर आप बांग्लादेश की ही बात करें, तो कहीं ना कहीं हर जगह एक सुनियोजित साजिश के तहत ये चीजें प्लान की गई, और उसमें सोशल मीडिया को एक टूल की तरह यूज किया गया। तो ये मैं बात आपके उसमें जोड़ना चाहता था। जी सुरजीत जी। हाँ हाँ, और दूसरी बात ये भी है, अगर हम हाल के आंदोलनों की बात करें अपने यहाँ, जेपी आंदोलन में भूमिका नहीं थी। उस वक्त मीडिया भी बहुत कंट्रोल कर लिया था गवर्नमेंट ने। बाद में जो अन्ना आंदोलन हुआ, उस वक्त मीडिया ज्यादा फैल चुका था, उसमें बड़ी भूमिका रही मीडिया की, लेकिन सोशल मीडिया की भूमिका बहुत ज्यादा अन्ना आंदोलन में भी नहीं रही। लेकिन अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव किसान आंदोलन में देखने को मिला। इसलिए जो लोग बैठे हुए थे, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान लोग थे, वो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा प्रचारित हुए, बहुत जगह तक उनका संदेश भी गया। इसलिए ये लंबे वक्त तक ये आंदोलन चला भी, क्योंकि लोगों का समर्थन उसी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहा था। फंडिंग हो रही थी, बाहर से फंडिंग हो रही थी। तो जो ये आंदोलन शुरू किया गया, एक मजाक से शुरू हुआ आंदोलन, क्या आपको लगता है कि एक गंभीर आंदोलन की तरह से आगे बढ़ेगा? क्योंकि कई नेता तो ऐसे भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं या फिर बिहार के, जो कह रहे हैं कि भैया हम तो चाहते हैं कि हम तो कांग्रेस, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उसकी तरफ से चुनाव लड़ जाएं। तो ये एक मजाक तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये गंभीर आंदोलन की तरफ बढ़ पाएगा? जी जी जी, देखिए क्योंकि युवाओं ने जो मुद्दे उठाए, इस पूरे उसमें जो मुद्दे उठे, देखिए मुद्दे तो स्टैंड करते हैं, लेकिन उनके पीछे की ओवरऑल राजनीति की और देश की व्यवस्था की एक गंभीरता को भी समझना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पार्टी बनाए और कल से वो ग्राउंड पे उतर जाए और उन्हें वोट मिलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अमूमन ये अभी एक डिजिटल आंदोलन, हम इसे जरूर कहेंगे कि एक डिजिटल आंदोलन है। इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे बहुत से युवा, क्या बड़े भी उसमें सहमत हैं। पर देखिए युवाओं का से क्या है, युवा आज किन किन चीजों पर आंदोलन के लिए आ रहे हैं। उनके लिए बड़ा मुद्दा एक बेरोजगारी है, लेकिन मैं ये भी समझना चाहता हूं ये बेरोजगारी होती क्या है। मैं नहीं समझ पाता हूं बेरोजगारी क्या होती है, जबकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हमारे देश में बीटेक करने वाले 80% लड़के उस लायक ही नहीं होते हैं कि वो इंजीनियर बन सकें। ये पूरी रिपोर्ट्स आप लोगों ने सबने पढ़ी होंगी। इस देश में डॉक्टर्स जो हैं वो आधे ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छे स्किल नहीं होते हैं। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में जो नए जो टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, अगर उनको छोड़ दिए जाएं तो बहुत सारे लैकुनास हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी नजर आते हैं। हम लोग डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन क्या हम उस डिग्री के बनस्पत, उस डिग्री के बिहाफ पर एक कुशल इंजीनियर, कुशल डॉक्टर या जो भी अलग अलग हमारे फील्ड है, हम बन पा रहे हैं? शायद नहीं।
क्यों? क्योंकि हमारा बुकिश पार्ट तो जो भी पेपर देकर ले लिया जाता है, लेकिन तकनीकी ज्ञान जो होना चाहिए वो नहीं है। और एक इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को ज्ञान के साथ हुँ, क्या चाहिए? भाई उन्हें काम भी आना चाहिए ना। आपके पास अगर कोई आपके यहाँ अगर कोई काम करने के लिए एक वीडियो एडिटर आता है, उसके पास डिग्री तो है, लेकिन वो वीडियो एडिट करना हुँ, सही से नहीं जानता है। या एक जर्नलिस्ट हुँ, के लिए कोई आता है, वो हिंदी का बहुत जानकार है, लेकिन उसे एक न्यूज को सही से ड्राफ्ट करना नहीं आता है। तो क्या आप उसे नौकरी देंगे या ओवर द पीरियड सिखाएंगे? क्या एक व्यवस्था होगी? भाई प्राथमिक तौर पे हुँ, आपको वेरी फर्स्ट डे से अगर आउटपुट चाहिए, तो आप उसे बोलेंगे कहीं सीख के आइए। तो क्या हमारे यहाँ हुँ, हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं कि जहां सिखाने का कोई ऐसा प्रोविजन हो? लेकिन हमारी हुँ। सरकारों ने पिछले दिनों ये व्यवस्था भी तैयार करी, जिसमें इंटर्नशिप वाला एक प्रोग्राम पूरा तैयार किया गया। देखिए देश के हाँ, लिए स्किल सोचा जा रहा डेवलपमेंट है, के किया टाइप जा का। रहा है। हाँ, जी, स्किल हाँ, डेवलपमेंट के लिए बहुत हो रहा है कि अब पढ़ाई ऐसी हो जो रोजगार परक हो, जिससे आपको रोजगार मिल सके। रादर देन मैं पहले भी अपनी कुछ डिबेट में कह चुका हूं कि हर आदमी E इक्वल टू MC स्क्वायर, डार्विन की थ्योरी या पाइथागोरस प्रमेय जो होती थी, उसको नहीं जानता है। लेकिन वो आपके जीवन हुँ, में कैसे आपके आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करती है, इसे लोग नहीं समझते हैं। तो हुँ, हमारी जो शिक्षा है, उस शिक्षा को हुँ, थोड़ा और प्रो करना होगा। बेरोजगारी हुँ, आज आज बहुत एक देश में चलन शुरू हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप का। आप देखिए छोटे-छोटे गाँव में छोटे-छोटे लोग जो हैं, वो अपनी-अपनी छोटे-छोटे क्या कहते हैं उद्योग लगा रहे हैं और काम कर रहे हैं। आज आज हुँ, आप दिल्ली एनसीआर की जितनी फैक्ट्रियाँ कॉर्पोरेट में आप जहाँ बैठे होंगे, आप वहाँ एक बार जाकर हुँ, देखिए, वहाँ हर फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ कुशल कारीगरों की ज़रूरत है। हर फैक्ट्री के बाहर लिखा है बिल्कुल। कि 25 कुशल कारीगरों की ज़रूरत है। पर क्या कुशल कारीगर हुँ, मिल पा रहे हैं? हर हुँ, हाउस में लगा हुआ है कि आवश्यकता है, वैकेंसी वैकेंसी लिखा हुआ है, पर वैकेंसी किसको दे दी जाए? क्या वैकेंसी एकदम से हुँ, कोई बीए पास लड़का जो सो कॉल्ड बीए करके आ जा रहा है, पर वो बीए भी कैसे कर रहा है, कैसे उसके नंबर आ रहे हैं और उसको वो क्या एक अपनी एप्लीकेशन भी सही लिख पा रहा है? ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, हुँ, पर हाँ, ये भी वो लोग हैं जो अपने लिए फिर सरकार पे कहते हैं कि भाई हमें नौकरी चाहिए। मैं ऐसे युवाओं से हुँ, भी अनुरोध करूंगा, मैं ऐसे पिताओं माता हुँ, पिताओं से भी अनुरोध करूंगा कि वो हुँ, अपने बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ना हुँ, दें और अपने किताबी ज्ञान के पीछे ना हुँ। भगाएं। अब देश बदल रहा है, हाँ, दुनिया बिल्कुल, बदल बिल्कुल। रही है। हाँ, अब नहीं जरूरत है हाँ, कि आपको आपके पास 50 डिग्रियां हो, 5 डिग्रियां हो, 60 डिग्रियां हो। आप जो काम करना हाँ, चाहते हैं, उस काम में आप अपनी महारत हासिल कर लीजिए। छोटी सी बात है, हुँ, हमारे ऑफिस के बगल में हुँ, एक लड़का अपने घर में गोलगप्पे बनाता है। वो गोलगप्पे की पूरी बंडी बना के लाता है, जिसे पुचका भी कहते हैं। वो पुचके की बना के लाता है हुँ, और आप मानेंगे नहीं सुरजीत जी, वो लड़का रोज के 2000 रुपए बचत के लेके जाता है। हुँ, किसी किसी सरकारी अफसर की सैलरी जो उनका बेसिक अगर हुआ तो उसके बराबर का वो ले जाता है और वो केवल 5 घंटे काम करता है, अपनी मर्जी का मालिक है। लेकिन उसने जो अपना हुँ, काम पकड़ा उस मैं उसकी तुलना किसी टेक्नोक्रेट आदमी से नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि हुँ, वो जो काम कर रहा है उसे उस काम की महारत है। आप जो भी पढ़ रहे हैं, हुँ, आप बिल्कुल। जो भी कर रहे हैं, हुँ, आपका बच्चा जो भी पढ़ रहा है, आप अपने बच्चे से जरा पूछिए, आप अपने बच्चे का इवैल्यूएशन खुद कीजिए, तब एक बार कहिए कि भाई वो बेरोजगार है। भाई आप अपने हुँ, घर हुँ। में अगर एक काम वाली को ठीक भी है, रखते हैं, हम तो लोग उससे भी पूछे। दीपक जी, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, दीपक जी हम थोड़ा-सा मुद्दे पे ही हाँ, हम हाँ, मुद्दे पे ही हैं। हाँ, जी, हम मुद्दे पे हाँ, ही हैं, हम मुद्दे पे इसलिए आ रहे हैं कि देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का जो आधार जो यूथ आ रहा है, हुँ, यूथ ये कह रहा है कि हम हुँ, समानता के उस पे नहीं है, हाँ, हमारे साथ भेदभाव हो रहे हैं, हाँ, हमें हम देखिए हाँ, एक नई जनता पार्टी होती है और वो कहती है कि किसी भी आदमी का अगर वोट कटेगा, तो चुनाव आयोग के हाँ, खिलाफ एक्शन होगा। इसके पीछे की एक देखिए उन यूथ को समझना पड़ेगा कि आपके सेंटीमेंट के हुँ, साथ भी क्या कोई प्ले कर रहा है। ये उस यूथ हुँ, को हुँ, समझना हुँ, होगा। जो अपना वो हुँ, मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जो भी अपना वो घोषणा पत्र बना रहे हैं, उसमें ये कहते हैं कि अगर किसी का हुँ, वोट कटेगा, तो चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन होगा। अगर वो अरे! हुँ, ये बातें बिल्कुल ये अलग हैं। हाँ, जिस हाँ, संदर्भ में कॉकरोच पार्टी का विस्तार हुआ, मतलब बातें हुई, ये हुई, ये इससे तो हाँ, बिल्कुल अलग पार्टी बयान हो रहे हैं और ये हुँ, बयान प्योर राजनीति से प्रेरित हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे यूथ को भी ये समझना होगा कि कहीं उनका इस्तेमाल तो हुँ, नहीं हो रहा। लेकिन दोबारा से कहूंगा हाँ, कॉकरोच बिल्कुल, जनता बिल्कुल। पार्टी की बहुत हुँ, सारी बातें ऐसी हैं जो जमीनी हुँ, स्तर पर बिल्कुल सही हैं और नेताओं को इस पर सोचना होगा कि अगर यूथ एक ऐसे बयान के साथ जुड़ रहा है और इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहा है, तो सरकारों में और हमारे प्रशासन में, हमारे शासन में कहीं ना कहीं कुछ बड़ी खामियां तो हैं।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं, आपने भी कई बार कही ये बात कि देखिए, जोश है, होना चाहिए, युवा शक्ति है और हमें गर्व है कि अब हमारा जो भारत है, उसमें युवा शक्ति का अभाव नहीं है, युवा शक्ति अब मेजॉरिटी में है। लेकिन युवा शक्ति का जो जी, जोश है, उसके साथ होश का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आंदोलन, कोई भी बड़ा बिल्कुल, काम बिल्कुल। जोश के साथ-साथ होश भी माँगता है। और बात हमेशा इस बात की होती है, हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं कि भई संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। हम अपने अधिकार की बात करते हैं, हक व हुकूक की बात करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस संविधान ने हमें हक दिया, हमें अधिकार दिया, वही संविधान ज़िम्मेदारी की भी बात करता है। हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। जितना आप हक की बात कर रहे हैं, आप आरटीआई डालते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका हक अगर इंफॉर्मेशन लेने का है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाई जाती है, बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी बातें कह रहे हैं, अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं। कहीं भी एक तख्ती लेकर के कि मैं कॉकरोच हूं और आप व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को जवाब देना होगा, एक भी वोट कटा तो हम आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या आप ये सोशल मीडिया पर आंदोलन करेंगे? और क्या वहां पर जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है, पढ़े लिखे लोगों की व्यवस्था है, आप सीधे सीधे चैलेंज कर देंगे उनको, बिना ये जाने हुए कि पूरी व्यवस्था चलाई कैसे जा रही है, किस आधार पर कोई वोट ऐड होता है या किस आधार पर कोई वोट हटाया जाता है, इसकी जानकारी हुए बिना आप केवल जोश में आकर के आप होश खो देंगे और जोश के साथ में आप कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। और जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी की बात की जा रही है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता, मैं इसकी निंदा नहीं करता। अच्छी बात है, कई अच्छी चीजें हैं व्यवस्था में, दोष है, कमी है, सब जगह होती है, यहां भी है। तो क्या हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि उस व्यवस्था में जो लूप होल्स हैं उसको दूर करें और उसके लिए एक बेहतर तरीके से आगे आए, ना कि आक्रोशित होकर के आगे आए। जो युवाओं का आक्रोश है उसको आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से मैं अब मुद्दे पे आना चाहता हूं कि जो बिहार में जिस जी, तरीके से जी। इसको लेकर के सियासत शुरू हो गई, जो आरजेडी ने इसको अपने हाथ में लिया, या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव इसको अपने हाथ में लेते हैं और इसको बहुत सही ठहराते हैं। ये वो लोग हैं जो इस बहाने से अपनी सियासी रोटियां भी सेकना चाहते हैं। कई चीजें हैं उसमें, जो उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया कॉकरोच जनता पार्टी ने, जो बातें उन्होंने कही, कुछ बातें वाकई तारीफ करने लायक है, प्रशंसनीय है। लेकिन क्या हर बात उनकी मानी जाएगी? क्या ये जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, जो राजनीति है, जो संस्थान है, संवैधानिक पद है, हर चीज केवल एक इंस्टाग्राम के आंदोलन के जरिए खत्म कर दी जाएगी? क्या इतनी बड़ी सोच के साथ ये आंदोलन शुरू किया? महज 6 दिनों की बात मैं बता रहा हूं कि 6 दिनों में आपके फॉलोअर्स 1,70,00,000 को क्रॉस कर जाते हैं। और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जो 88 लाख फॉलोअर्स लेकर के है, 6 दिनों के अंदर में उससे बड़ी पार्टी बन जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ है, कुछ ना कुछ पक तो रहा है। जी, और इस पर अब अगर जी। सियासतदान इस तरह के बयान दे, हालांकि जेडीयू के नीरज कुमार जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई इस तरह से करके आप लोग व्यवस्था को बदल नहीं सकते, व्यवस्था पे इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं महज एक सोशल मीडिया के माध्यम से पहले आंदोलन को लेकर के। जाहिर सी बात है सियासत पर असर भी दिखेगा। और क्या ये भी माना जाए कि इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे डालने की कोशिश है? क्या ये माना जाए कि बिहार में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी हुई है उसको हिलाने की कोशिश है और इसके पीछे? जी दीपक जी, सुन पा रहे हैं? जी, जी, सुरजीत जी। आ रही है, मेरी आवाज आ रही है तक? जी। देखिए, मैं इस पूरी जी जी व्यवस्था जी को जी। जरा 2-3 शब्दों में रखूंगा। पहली चीज, अ, राजद के हम्म विधायक हैं शक्ति यादव। शक्ति यादव का स्टेटमेंट आप सुनिए, वो क्या कहते हम्म हैं। वो कहते हैं कि देश का युवा कीड़ा मकोड़ा नहीं है। किसने कहा कि देश का युवा कीड़ा हम्म मकोड़ा है भाई? आप कह रहे हैं ये तो। ना तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हम्म बोला, ना ये किसी दूसरे का स्टेटमेंट है। उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, क्या आप उस संदर्भ को सही से समझ पाए?
आप उस संदर्भ को ही नहीं समझ पाए वो क्या कह रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने सियासत करनी है, आपने राजनीति करनी है, आपने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने हैं, आपने निशाना साधना है, आपने उन्हें एक घेरे में बांधना है और आपने उन पे सियासी तंज कसने हैं। इसलिए आप कहते हैं कि देश का युवा कीड़ा मकोड़ा नहीं है, कोई भी उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझने की जरूरत ना करे, ये युवा शक्ति है और ऐसा हो जाएगा वैसा हुँ, हो जाएगा। सेम कुछ ऐसी ही बातें हुँ, अखिलेश यादव भी कहते नजर आए। और पहली चीज, ये लोग हुँ, अपनी सियासी भूख को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग इस समय हाशिए पे हैं और इन्हें सियासत में अपने हुँ, बयान देने के लिए, मीडिया में आने के लिए भी कई बार बातें चाहिए। ये हम पहले की डिबेट में भी कह रहे हैं कि ये न जाने सियासत को क्या हो गया है कि ये मुद्दे नहीं पकड़ रहे हैं और ये कुछ दूसरी चीजों, जो असली मुद्दे हैं उन्हें छोड़ के ये जो क्षणिकाएं हैं, ये क्षणिकाओं के चक्कर में आके अपना पॉलिटिकल जो करियरों से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, जब किसी ने कहा ही नहीं कि देश का युवा कीड़ा मकोड़ा है, तो आप क्यों ऐसा कह के उन युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? देश पहले से, हुँ, ये हमारे भारत में ही नहीं, ये जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि 70 देशों में 128 आंदोलन केवल स्टेटमेंट और एक परसेप्शन से जो नैरेटिव बने और उन नैरेटिव के बाद जो एक्शन हुआ, उसके चलते कुछ बड़े हुँ, आंदोलन हुए। लगातार देश में इस तरह की गतिविधियां लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें यह साजिश सामने आ रही है कि भारत में मोदी सरकार को अस्थिर करने की। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, मैं कोई बीजेपी का नहीं हूं, मैं एक व्यवस्था की बात कह रहा हूं जो हमारी एजेंसियां कहती हैं। अब विपक्ष तो ये कहेगा कि भाई ये एजेंसियां भी तो सरकार की हैं, ये अपने मुंह से कहती हैं। तो भाई, जब आपकी सरकारें थी तो क्या ये जो विदेशी ताकतों की आप बात कहते थे, ये भी क्या सब आपके ही मुंह से डाले हुए शब्द थे? नहीं। देखिए, जो तंत्र है, जो संस्थान है, उनकी इज्जत करनी होगी, उनका सम्मान करना होगा। और इस तरह से ही किसी एक छोटी सी बात का जो किसी दूसरे संदर्भ में कही थी, उसको तोड़ मरोड़ के इतना ज्यादा राजनीतिक कर देना कि उनकी एक युवा जो है वो भ्रम की स्थिति में पहुंचे कि क्या सही में ऐसा हो रहा है। दूसरी चीज, हुँ, अखिलेश यादव इसको सीधा सीधा अपने पीडीए से जोड़ देते हैं। शक्ति यादव इसे हुँ, अपना डायरेक्ट सीधे पीडीए से जोड़ते हैं। जैसे आपने भी बात कही कि क्या क्या यूपी में क्या यूपी में इस तरह के किसी एक और बड़े आंदोलन की क्या कोई साजिश रची जा रही है? पिछले दिनों जो नोएडा का आंदोलन था, उसमें पूरा युवा था। क्या उनकी मांगे मान नहीं ली हुँ, गई थी? उनकी मांगे मान ली गई थी, हुँ, फिर वो सड़कों पे क्यों इतनी बड़ी तरीके से उतरा? क्यों वो यूथ जुड़ता चला गया? क्यों उन्होंने पत्थरबाजी करी? क्या पत्थरबाजी करने का कोई सेंस बनता था? उनकी नाराजगी अपने संस्थान से थी, सब लोग अपने संस्थानों से बाहर निकले। क्या उन्होंने कोई शांतिपरक आंदोलन जो पहले किया, उसके बाद किसने उन्हें उग्र कर दिया? पहले जो एक रेला गया था या देहरादून में जो प्रदर्शन हुआ या देश के जो दूसरे अन्य राज्यों में भी जो इस तरह के आंदोलन हुए, उसमें वो कौन से तत्व थे जिन्होंने इन युवाओं को भड़काने का काम किया? और उसके बाद जो पथराव हुए, जो लाठीचार्ज हुआ, वो अलग चीज है। तो ये एक यूथ की एनर्जी को और यूथ के सेंटिमेंट्स के साथ कुछ लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और युवाओं हुँ, को चाहिए होगा कि वो अपने विवेक का भी इस्तेमाल करते हुए पहले बहुत अच्छे तरीके से यथास्थिति को समझें। किसने क्या बोला, पहले उसके हुँ, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, जिस केस में उन्होंने ये लाइन बोली, पहले उस केस को समझें। और अगर हुँ, लोगों को इस पे अगर कोई शको शुबा हो कि क्या है, तो आप youngbharatnews.com पे जा सकते हैं और उसका हम एक लिंक इसके कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे। आप वहां ये पूरी खबर पढ़ सकते हैं, असल में हुआ क्या था, कहां जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या बोला था, उसको आप पूरा एक डिटेल में पढ़ लीजिए। आपको पता हुँ, चल हुँ, जाएगा कि ये कॉकरोच वर्ड कहां से निकल कर आया। हुँ, लिटिल नॉलेज बिल्कुल। ऑलवेज अ डेंजरस थिंग। क्षणिक ज्ञान हमेशा भयानक होता है। ये वही है कि किसी ने क्या बोला और किसने क्या सुना, और वो स्टोरी टेलिंग होते होते जब एक छोर से दूसरे छोर तक कहानी कही गई, तो वो कहानी के सारे चरित्र ही बदल चुके थे। हुँ, 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 हमारे बिल्कुल, देश बिल्कुल, में बिल्कुल। हमारे देश में युवाओं की ऊर्जा और इस समय उनके अंदर की जो एक वो विचलित है, बहुत सारी चीजों से विचलित है। वो देश में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं, अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। वो एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसमें शायद अब सरकारी नौकरी वाला जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो गया है। अब कॉर्पोरेट का जमाना आ गया है, एंटरप्रेन्योरशिप का जमाना आ गया है। छोटे छोटे लोग, चार दोस्त मिलकर एक छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हैं और चार तक ही सीमित हो जा रहे हैं। वो धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं और खुशी खुशी खा रहे हैं। लेकिन ये सरकारी हुँ, नौकरी वाला कि हम बेरोजगार हैं,
ये बेरोजगारी की परिभाषा मेरे हिसाब से देश में बदलनी होगी और हमारी सरकारों को बहुत गहनता से, चाहे हमारी राज्य सरकारें हों, हमारी केंद्र की सरकारें हों, हमारी वो समितियां हों जो जो स्टार्टअप इंडिया हो या स्किल इंडिया पर जो काम कर रही हो, वो आयोग, वो मतलब बोर्ड जो इन सब चीजों को देख रहे हैं, उन सबको ये चेतना होगा। इस समय जागने का समय है। अभी तो ये युवा संभल जाएगा, लेकिन अगर ये युवा कल किसी गलत हाथों में पड़ा तो ये देश एक बार फिर, जैसे हमारे पड़ोसी देश बिना किसी कारण के चले, ये भी उस तरह से उस साजिश का की भेंट चढ़ सकता है। तो ये सोचना होगा हमारे शासन को, हमारे प्रशासन को कि हमारे युवा क्या कह रहे हैं। इनको केवल ये कह के खारिज भी ना कर दिया जाए कि ये तो एक डिजिटल आंदोलन है और ये एक क्या कहते हैं फंडिंग वाला एक पूरा मामला बना है, लेकिन फंडिंग जो हुई है उससे यूथ तो जुड़ रहा है। वो यूथ तो हमारे देश का ही है, हमारे आपके आस पड़ोस के घर परिवार के बाल बच्चे ही हैं। उनको तो उनकी जो जिज्ञासा है उनको तो शांत करना होगा, लेकिन इन जिज्ञासाओं को शांत करने की जगह अगर कुचला गया, देखिए जिस तरह से आपने बताया शुरू और पूरी वो भी है कि इनका जो एक्स हैंडल था उसे बैन करवा दिया गया। ट्विटर ने उसे बैन कर दिया, एक्स ने उसे बैन कर दिया कि वो इंडिया में नहीं होगा। लेकिन इसको क्या माना? इसको यही माना गया कि ये दमन किया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रखी गई है और यूथ को यही बताया जा रहा है कि आप जो कह रहे हैं उसे लोग सुनने को तैयार नहीं है, शासन प्रशासन उसे सुनने को तैयार नहीं है। इससे युवा क्या सोचेगा? इससे युवा यही सोच रहा है कि हमारी बातों को दबाया जा रहा है और फिर वो और ज्यादा उग्र होगा। तो उनको एंटरटेन करें। हमारे शासन प्रशासन से हम इस तरह का अनुरोध करेंगे कि अगर इसी तरह का कोई आंदोलन आप देख रहे हैं तो उसमें हमारे बॉडी को चाहिए कि वो इन युवाओं से वन टू वन, चाहे सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या कहीं भी थ्रू, जो युवा अगर इससे लेकर कोई क्वेरी जनरेट कर रहे हैं तो उनके बातों को अनसुना ना किया जाए, एटलीस्ट उनकी बातें तो सुनी जाए। वो मुद्दे जो उठा के ला रहे हैं वो मुद्दे तो कहीं ना कहीं जायज हैं। वो हमारे शासन प्रशासन में जो खामियां हैं उसी से उठे मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर उन्हें क्लियरिटी चाहिए। आप अगर क्लियरिटी दे देंगे बहुत अच्छी बात है, वो समझ जाएंगे। नहीं तो अगर वो गलत हाथों में पड़े तो वो एक आंदोलन का रूप लेते हुए भी नजर आए। सुरजीत जी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल जायज़ बात है, बहुत सही बात कही आपने। क्योंकि देखिए ज़िम्मेदारी अगर उठाने की काबिलियत जिसके अंदर होती है ना, तो ज़िम्मेदारी उसके पास चल कर के आ जाती है। उसके लिए आपको बहुत ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि व्यवस्था में खामी है, बिल्कुल है जी। लेकिन उसके लिए कॉकरोच बनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कॉकरोच हमारे आस-पास में ऐसा एक कीड़ा-मकोड़ा है जिसको बहुत अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता, लेकिन एक बयान के आधार पर कॉकरोच बनने को तैयार हैं। लेकिन कभी भी अगर आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हर आदमी आपके साथ होगा। लेकिन अगर यही सोच नकारात्मक हो जाती है, तो यहाँ पर व्यवस्था से लड़ने की जो बात निकल कर के आती है, तो व्यवस्था से लड़ना भी आपको ज़िम्मेदारी पूर्वक पड़ेगा। क्योंकि व्यवस्था से लड़े बिना, व्यवस्था का हिस्सा बने बिना, व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जा सकता। भले ही अब कॉकरोच जनता पार्टी फिलहाल एक सेंसेशन बना हुआ है, एक ऐसा नाम बन करके आया है, एक सोशल मीडिया में यूथ आइकन बनता हुआ जा रहा है। लेकिन ये यूथ को भी समझना होगा कि वो किसी ऐसे बहकावे में ना आ जाए, वो आंख मूंद करके अपना होश गवा करके किसी ऐसी सोच के पीछे ना खड़े हो जाएं जो हमारे देश के लिए गलत है। और खास करके सियासतदान जितने हैं, जितने राजनेता हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आज अगर वो इस आंदोलन को गलत तरीके से बढ़ावा देते, मैं बार बार कह रहा हूं और हमारे साथ जुड़े दीपक जी भी बार बार यही बात कह रहे हैं कि कई खामियां हैं व्यवस्था में, उसमें सुधार होना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी के साथ सुधार करना चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए। लेकिन अगर हम इस तरीके से अंधी भीड़ को सहयोग कर दें, साथ खड़े हो जाएं, और खास करके ऐसे तमाम नेता जिनके कंधे पर जिम्मेदारी है प्रदेश को, देश को आगे लेकर के जाने की, जो आज भले विपक्ष की भूमिका में हैं, लेकिन कल वो सत्ता पक्ष में भी आएंगे। अगर वो आज ऐसे आंदोलन को बढ़ावा देते हैं, अगर ऐसे आंदोलन का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत युवाओं को लेकर के जाते हैं, गलत सियासी उदाहरण यहां पर पेश करते हैं, तो कल उन्हें भी उसी भीड़ के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और सही दिशा में युवाओं की ऊर्जा लगे, सही दिशा में वो लोग अपनी सोच को लेकर के जाएं, सही दिशा में व्यवस्था का परिवर्तन हो, ये ज्यादा जरूरी है।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ठीक, की पेशकश में शुक्रिया। फिलहाल इतना है। नमस्कार।